बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ISPR ने एक स्टेटमेंट दिया है और बयान जो जारी किया है वो पाक फ़ौज के तर्जुमान इदारा है ISPR, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो पहले भी कहते रहे हैं कि सियासी मामलात में हमें ना घसीटा जाए, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल बनी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ौज को डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं उनमें, जबकि फ़ौज नहीं चाहती कि उनको इसमें डिस्कस किया जाए और वो बार बार कहते भी हैं कि आप हमें इसके बारे में डिस्कस ना करें। पहले ज़रा फ़ौज का बयान देखते हैं कि उन्होंने बयान क्या दिया और उसके बाद आपको बताते हैं कि वो कौन से बयानात हैं जिनकी बिना पर फ़ौज को ये बयान देना पड़ा। मैंने इसको उर्दू ट्रांसलेट किया है बिल्कुल सिंपल करके, ताकि आपके सामने हम रख देते हैं। ISPR ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क में जारी सियासी गुफ्तगू में दानिस्ता तौर पर, यानी जानबूझकर, गलती से नहीं जानबूझकर, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत को मुलव्वस करने की कोशिश की गई है या कोशिशें की गई हैं। अब ये आप देख लें कि एक तो उन्होंने कहा मुसल्लह अफवाज को मुलव्वस किया जा रहा है और उनकी क़यादत को, फ़ौजी क़यादत जो है वो आपको पता है आर्मी चीफ़ हैं, उनको मुलव्वस करने की कोशिशें की गई हैं। ये कोशिशें मुसल्लह अफवाज के साथ साथ उनकी आला क़यादत के हवाले से हैं, यानी जो आला क़यादत है अब उसके अंदर कोर कमांडर्स भी आ जाते हैं और जो आला क़यादत के लोग हैं बाकी उनके भी शामिल हैं। ये कोशिशें मुसल्लह अफवाज के साथ साथ उनकी आला, वैसे जो लोग फ़ौज के सियासी किरदार के ऊपर बात करते हैं वो नॉर्मली फ़ौजी क़यादत की बात कर रहे होते हैं। आम फ़ौजी तो सियासत में रोल प्ले कर ही नहीं सकते, ना वो करते हैं, तो ये क़यादत के ऊपर ही जब भी कभी तकिया हुआ तो उन्हीं के ऊपर हुआ। तो फ़ौज को तो लोग नॉर्मली नहीं कहते, बाज़ औक़ात लोग इनका नाम इस्तेमाल करते हैं जो अनफॉर्चुनेट है। ये कोशिशें बराह रास्त या बिलवास्ता अवामी फोरम्स और सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर की गई हैं, यानी सोशल मीडिया पर भी की गई हैं, अवामी इज्तिमात में भी की गई हैं और मुख्तलिफ जो दीगर फोरम्स हैं वहाँ पर भी की गई हैं। सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों की जानिब से गैर मुसद्दका, हद तक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का ये अमल इंतहाई नुकसानदेह है। अब इसमें 3 कैटेगरीज उन्होंने बताई। एक तो सबसे पहले उन्होंने रखा सियासी रहनुमाओं को कि उनकी जानिब से, दूसरे नंबर पे उन्होंने रखा सहाफ़ियों को उनकी जानिब से, और तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा तज्ज़ियाकारों को उनकी जानिब से गैर मुसद्दका, हद तक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का ये अमल इंतहाई नुकसानदेह है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सबसे तवक्को करती हैं कि वो कानून की पासदारी करें और मुसल्लह अफवाज को मुल्क के बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। अच्छा, बयानात कौन से हैं, ज़रा क्विकली उनका एक जायज़ा ले लेते हैं। वो कौन से ऐसे बयानात हैं जिन पे फ़ौज को ये एतराज़ हुआ? माजी करीब के सारे ले लेते हैं, बल्कि वो लेते हैं जो जनरल बाजवा के साथ मनसूब हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और इस वक्त की जो फ़ौजी क़यादत है उसके बारे में जो कुछ भी है, किस किस ने क्या क्या कहा, ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हालिया बयान मरीम नवाज़ साहिबा का। उन्होंने फ़तह जंग में जलसा करते हुए कहा, मरीम नवाज़ ने, और कहा ये कि जनरल फैज़ के बारे में, एक तैनाती के बारे में, और वो जनरल फैज़ का जिक्र कर रही थी, पेशावर के कोर कमांडर हैं, कि वो गर्दनें दबोचता था इमरान खान के मुखालिफिन की। अब ये हद तक अमेज़ है और इंतहाई हद तक अमेज़ सलूक है मरीम नवाज़ का, क्योंकि उनकी हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में, वफाक में भी है और पंजाब में भी है। तो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए मरीम नवाज़ साहिबा ये फरमा रही हैं कि एक कोर कमांडर इस मुल्क में ऐसा है जो मुखालिफिन की, इमरान खान के मुखालिफिन की गर्दनें दबोचता है। ये फ़ौज के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा जिसको फ़ौज ने, मुझे लगता है, उनको पसंद नहीं आया होगा। सलीम साफ़ी का एक ट्वीट है, ये देखें, हाल ही में इन्होंने किया था। जब इमरान खान को निकाला जा रहा था तो इमरान खान ने कहा कि मैं आखिरी बॉल तक मुकाबला करूंगा, तो उसके मुकाबले में सलीम साफ़ी ने ये ट्वीट इंट्रोड्यूस किया था। तो जो मौजूदा DGISI हैं उनके हाथ में एक बॉल पकड़ा हुआ था, नदीम अंजुम साहब, और सलीम साफ़ी ने लिखा कि आखिरी बॉल, ये वो आखिरी बॉल है जिसको इमरान खान को फेस करना होगा। तो ये एक पॉलिटिकल हमला था एक सहाफ़ी की जानिब से फ़ौज के ऊपर। नवाज शरीफ के जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है उसके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, जनरल बाजवा पे, जनरल फैज़ पे, एक दो और जनरल्स हैं उनके ऊपर नाम लेकर मियां नवाज शरीफ साहब उनके ऊपर बड़ी संगीन तनकीद करते रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आपने इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है
اور نہ صرف یہ کہا بلکہ یہ بھی الزام لگایا کہ مداخلت کر کے ججوں کو لکھا لکھایا فیصلہ دیا گیا جو انہوں نے 5 لوگوں نے پڑھ کے سنا دیا۔ تو اس طرح میاں صاحب نے فوج پہ بڑے گھناؤنے الزامات لگائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ الزامات جو ہیں وہ انہوں نے جوڈیشری کے اوپر بھی لگائے۔ شاہد خاقان عباسی نے حال ہی میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تحریک عدم اعتماد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، یعنی عسکری اداروں کی آپ کو مدد چاہیے ہوتی ہے، اور ایسے ہی الزام پی ایم ایل این کے دیگر لوگ بھی لگاتے رہے۔ تو یہ بھی پاکستان کی فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی ایک بدترین کوشش تھی۔ سلیکٹر کہا گیا پاکستان کی فوج کو کہ انہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا ہے اور وہ الیکشن کے ذریعے سے حکومت میں نہیں آئے، اور بار بار کہا گیا جنرل باجوہ کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ یہ سلیکٹرز ہیں۔ یہ ایک زیادتی تھی پاک فوج کے ساتھ، شاید فوج اس کی وجہ سے بھی کافی دل گرفتہ ہے اور کھل کر اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں خالد مکسی جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بلوچستان سے وہ ایک ایم این اے ہیں اور پارلیمانی لیڈر ہیں اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کے۔ 4 سیٹیں ان کی اس وقت شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں۔ خالد مکسی نے حال ہی میں ایک اعتراف جرم کیا اور فوج کے اوپر بڑا سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے جو حکومت گرائی ہے بلوچستان میں وہ ہم نے پاک فوج کے کہنے کے اوپر گرائی ہے۔ تو فوج کے اوپر اس سے زیادہ بدترین سیاست میں مداخلت کا الزام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ موجودہ حکومت کے اندر وہ شخص اس وقت موجود ہے۔ پوری نون لیگ نے جب آزاد کشمیر کا الیکشن ہارا تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جیسے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے، ایسے ہی پاک فوج کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئیں اور سنگین ترین الزامات سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایون ان کے کچھ رہنماؤں نے بھی لگائے تھے جو بہت زیادہ وائرل ہوئے تھے۔ شاید فوج کو اس کا بھی تکلیف اور اس کا رنج بھی ان کے دل میں فوج کے ہے۔ نجم سیٹھی نے حال ہی میں ایک کور کمانڈر پشاور اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی ان کے اوپر سنگین الزامات لگائے جنرل فیض حمید پہ کہ وہ عمران خان کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو اور وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس قسم کے ان کے اوپر الزامات لگائے کہ عمران خان بھی یہ چاہتے ہیں اور وہ ان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، صحافیوں کو، میڈیا کو، دیگر چیزوں کو وہاں سے کنٹرول کرتے ہیں، چیزوں کے اوپر وہاں سے انفلوئنس کرتے ہیں پشاور سے۔ جنرل فیض کے بارے میں نہ صرف انہوں نے یہ الزامات لگائے، کڑی تنقید کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ خاصے دباؤ میں ہیں، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فوج کے جو اندرونی خفیہ معاملات ہیں ان کے اوپر ایسی اطلاعات دیں جن کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتا۔ یہاں فوج نے لفظ استعمال کیا تھا کہ غیر مصدقہ، تو نجم سیٹھی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ غیر مصدقہ تھے، یعنی انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کو ہٹا دیا جائے گا کور کمانڈر کے عہدے سے اور ان کو لا کر بٹھا دیا جائے گا جی ایچ کیو کے اندر، اور کچھ جنرلز ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیے جنرل باجوہ کو کور کمانڈر لگانے کا ایک مقصد جو بتایا گیا تھا فوج کی جانب سے جب بریفنگز ہوئی صحافیوں کو، تو وہاں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کیونکہ جنرل فیض کو ایک فیئر چانس ملنا چاہیے آرمی چیف بننے کے لیے، لہٰذا ان کا 1 سال تک کور کمانڈر بنا رہنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ خواہش کو خبر بنایا جا رہا ہے، کیا واقعی کوئی ایسا دباؤ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا نجم سیٹھی کی ایک خواہش ہے یا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے جی ایچ کیو میں تاکہ ان کے آرمی چیف بننے کے کوئی امکانات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں، اب یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، یہ وہ کبھی نہیں بتاتے کہ کس کو کیا لگانے والے ہیں یا کیا کرنے والے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں افسوسناک ہیں، لہذا یہ وہ الزامات ہیں جن کے اوپر پاک فوج نے کہا کہ آپ باز آ جائیں۔ پاک فوج پہلے بھی کہتی رہی، اب بھی کہتی رہی ہے، نہ پہلے کوئی فرق پڑا ہے تو نہ اب کوئی فرق پڑے گا، نہ پہلے کوئی گرفتار ہوا نہ اب کوئی گرفتار ہوگا، نہ پہلے کسی کے خلاف کارروائی ہوئی اور نہ اب کسی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اگر پہلے کارروائیاں ہوئی ہوتی تو اب کارروائی کرتے تو ہم جسٹیفائی کر دیتے، لیکن آپ سمیع ابراہیم کو پکڑ کے اس کو ٹائٹ کر دیں گے، مجھے پکڑ لیں گے، کسی اور کو پکڑ لیں گے، ارشد شریف کو پکڑ لیں گے، تو آپ ہمیں ٹائٹ کر دیں گے، تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اس سے پہلے جتنے لوگوں نے ادارے کے بارے میں اس سے زیادہ غلط زبان استعمال کرتے ہوئے غیر مصدقہ اطلاعات، اشتعال انگیز فوج اور عوام کے درمیان دوری پیدا کرنے کے لیے جو کچھ ماضی میں لوگ کہتے اور کرتے رہے ہیں، اس پہ جب ایکشن نہیں ہوا تو آج اس سے بہت کم انٹینسٹی کی اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اس کے اوپر ایکشن کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ سوال تو پھر اٹھائیں گے، سارے اٹھائیں گے، اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں
कुछ स्टेटमेंट दिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। एक बहुत बड़ा लतीफ़ा भी है, वो भी आपको भी सुनाऊंगा। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि इदारों के खिलाफ साजिशी बयानियां घड़ने वाला असल मीर जाफर है। इमरान खान ने तो अभी तक किसी इदारे का नाम ही नहीं लिया। इमरान खान ने तो आर्मी चीफ, DGI या किसी का नाम नहीं लिया, इदारों का नाम भी नहीं लिया, और सिर्फ उन्होंने अदलिया के बारे में कहा कि आधी रात को अदालत खुल गई, और तो कुछ भी नहीं कहा। हमें भी इंसाफ चाहिए, इंसाफ मांग रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं की जो आइन और कानून के मुनाफी हो। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अब उन्होंने सोच लिया है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, और ये जो अब इमरान खान का एबटाबाद वाला खिताब है उसको शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। एक्चुअली साजिश जो हुई ना शहबाज शरीफ के खिलाफ वो ये हुई कि कल जहाँ पे शहबाज शरीफ ने जलसा किया शाम में, वहाँ बंदे नहीं निकले, और आज जहाँ पे इमरान खान ने जलसा किया एबटाबाद में, वहाँ बंदे बहुत बड़ी तादाद में निकल गए। तो असल साजिश ये हो रही है, बाकी और कोई साजिश नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने और क्या कहा ये भी सुन लें। उनका ये कहना था कि इमरान खान का खिताब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, और जो कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान साहब बयानियां घड़ रहे हैं, असल मीर जाफर जो है वो इमरान खान है, ये उनका कहना था। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की है सहाफ़ियों के साथ। वहीं पे एक सहाफ़ी ने पूछा शहबाज शरीफ से कि जनाब आप ये बताएं कि मरियम नवाज ने जो किया, एक सर्विंग कोर कमांडर के खिलाफ एक तनकीद का उनको निशाना बनाया, ये उनकी अपनी राय है या आपकी पार्टी की है? तो शहबाज शरीफ का जवाब सुने आप। मरियम लीड कर रही है, मरियम लीडर हैं, बेटी हैं, शोला बयानी में बात हो जाती है, सीरियस ना लें। मेरा नहीं ख्याल कि उनके किसी जुमले का मकसद किसी अफसर पर तनकीद करना हो। ये वज़ीर आज़म का जवाब था, इंपोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। अब आप गौर करें क्या चल रहा है, यानी मरियम करे तो बेटी है, मरियम नवाज करे तो लीडर है, मरियम नवाज करे तो शोला बयानी में बात हो जाती है, मरियम नवाज करे तो सीरियस ना लें, मरियम नवाज करे तो मकसद किसी अफसर पर तनकीद करना नहीं है। लेकिन जब उससे बहुत कम इंटेंसिटी की बात कोई सहाफ़ी कर दे, कोई PTI का आम आदमी कर दे, तो ना वो बेटी है, ना वो बेटा है, ना वो शोला बयानी है, और उसको सीरियस भी लिया जाएगा और उससे तनकीद भी समझा जाएगा, और वो लीडर भी नहीं होगा बेचारा। तो ये पाकिस्तान के अंदर डुअल स्टैंडर्ड है इंसाफ का, जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बता रहा है अपने मुंह से। दूसरी जानिब FIA ने धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं, तारकीन वतन को भी धमकियां लगाई, और उन्होंने जो ख़ास तौर पे धमकी लगाई है उसमें ये कह रहे हैं कि खिलाफ कानून अगर आप पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो इंटरपोल भी है और आपका नाम ECL में डाल सकते हैं। FIA ने तारकीन वतन को धमकी लगा दी है, यानी उन्होंने कहा कि आप जो पीका ऑर्डिनेंस है उसको पढ़ लें, ये वो पीका ऑर्डिनेंस है जिसके सारे खिलाफ हैं। FIA उसी का हवाला दे रहा है। वो ये कह रहा है कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट काबिल एतराज़ और बागियाना नहीं होनी चाहिए। तारकीन वतन कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनका नाम ECL पर रखा जाएगा। तारकीन वतन पीका ऑर्डिनेंस को अच्छी तरह मुताला करें और पाकिस्तान को जाली खबरों की बुनियाद पर बदनाम ना करें, ना किया जा सकता है। जाली खबरों की बुनियाद पर बदनाम करने की कोशिशें पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जुर्म हैं। अब ये सारा कुछ चल रहा है, तो इसमें यानी थ्रेट किया जा रहा है लोगों को कि आप बात ना करें। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, यही FIA है ना। अहमद वकास गुराई ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान के इदारों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान के जर्नैलों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं कहा, इसी तरह से वो सैयद हक्कानी ने क्या कुछ नहीं कहा, इसी तरह से अहमद नूरानी ने क्या कुछ नहीं कहा, और बेशुमार नाम है वो पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी जर्नल्स को, पाकिस्तानी फौज को हरफ तनकीद बार बार बनाते हैं, रियासत पाकिस्तान को बार बार गाली देते हैं, बाकायदा उनके ऊपर सेमिनार्स करते हैं, सोशल मीडिया पे इन मामलात को उठाते हैं। क्या किया FIA ने आज तक? किसी के खिलाफ कोई टके का एक्शन ले सके आज तक? तो मैंने इसीलिए कहा कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, मुझे नहीं लगता ये कर पाएंगे, क्योंकि माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि ये कर पाए हों कुछ भी ऐसा जिससे इज्जत की बहाली हो। और अब कर क्या रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सहाफ़ियों को हरासा कर रहे हैं, और सहाफ़ियों को हरासा करने के ऊपर जो PFUJ के सदर हैं
उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आ गया है कि हुकूमत सहाफ़ियों को दबाने के बजाय अपना तरीक़ाकार ठीक करे, और साफ साफ ये कहा गया है कि जो समी इब्राहिम के खिलाफ एक्शन लिया गया है और ये ज़्यादती उसको करार दिया गया है, और ये काला कानून समझा जाता है पीका को, जिसके तहत ये एक्शन लिया गया है, लिहाजा हुकूमत बाज आए। और मीडिया को टारगेट सब लोग जब इक़्तिदार में आते हैं तो करते हैं। इससे पहले भी जो हुकूमत है उसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम था, आज जो हुकूमत है उसके ऊपर तो बहुत शदीद तरीन ये इल्ज़ाम लग रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जितने इनकलाबी सहाफ़ी थे वो सारे के सारे जो है वो सो रहे हैं, और कोई भी इसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक खबर मैंने आपको 1-2 दिन पहले दी थी, ज़रा उसको दोबारा मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब तो ये खबर छपना शुरू हो गई है पाकिस्तान के अखबारात में, एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी छपी है कि गंदम दस्तयाब ना होने के सबब मुल्क भर में आटे का शदीद बहरान पैदा होने का ख़तरा यानी वो मौजूद है। इमरान खान साहब एक इंपोर्ट की पॉलिसी में जा रहे थे, उनको पता था कि जो बहरान है उसको कैसे काबू करना है और कितनी गंदम मंगानी है और कितनी कम कीमत में उनको मिल जाएगी। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने रूस के साथ बिल्कुल किसी किस्म की मामलात को आगे नहीं बढ़ाया, और उसका नुकसान अब ये हो रहा है कि आटे का बहरान आने वाला है। ये कैसे गंदम इंपोर्ट करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। राजा रियाज का एक ट्वीट मार्केट में है, और उस ट्वीट को पढ़ के तो मुझे बहुत हंसी है। ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वो लतीफ़ा है जो आखिर में मैं आपको सुना रहा हूँ। राजा रियाज का अकाउंट है, ये गालिबन उनका ही होगा क्योंकि कोई भी वेरीफाइड नहीं है उनका अकाउंट। इमरान ने आदि कहते थे लोटों के बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। इतला के लिए अर्ज कर रहा हूं कि आज मेरे बेटे की शादी थी, शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ। क्या बताना चाह रहे कि राजा रियाज साहब खुद अपने आप को लोटा कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि लोटों के बच्चों की शादी में कोई नहीं आएगा या उनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। तो ये राजा रियाज की जनाब आप कारनामा चेक कर लें। बहरहाल अब ये इलेक्शन में जाएंगे, जब लोगों के बीच में जाएंगे तो तब पता चलेगा। ईद की नमाज़ें तो ये लोग पब्लिक में जाके पढ़ नहीं सके। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।